डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट यूनिट कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? हिंदी में जिसे सातत्य समीकरण कहते हैं, ये वास्तव में आवेश के प्रवाह का मूलभूत नियम होता है। यहाँ ये जो समीकरण होता है वो किसी अर्धचालक के अंदर सांद्रता का समय और दूरी के साथ परिवर्तन को व्यक्त करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है वह समय और दूरी का फलन होती है, और इसको व्यक्त करने वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन के रूप में जानते हैं। तो ये आवेश के प्रवाह से संबंधित मूलभूत नियम सातत्य समीकरण या कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाता है। यह समीकरण प्रदर्शित करता है कि किसी अर्धचालक पदार्थ में वाहकों अर्थात इलेक्ट्रॉन या होलों की सांद्रता समय t तथा दूरी x के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। वाहक सांद्रता समय तथा दूरी के मध्य फलनिक संबंध को प्रदर्शित करने वाला एक अवकल समीकरण व्युत्पन्न किया जा सकता है, और ये जो समीकरण होता है इसी को कंटिन्यूटी इक्वेशन या सातत्य समीकरण कहते हैं। वास्तव में ये समीकरण आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब आवेश प्रवाह के कारण क्या होता है, सांद्रता परिवर्तित क्यों होती है? उसके मुख्य दो कारण होते हैं कि अर्धचालक पदार्थ में आवेश वाहकों के उत्पादन की दर तथा पुनर्संयोजन से हानि की दर के कारण वो जब अलग अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर सांद्रता परिवर्तित होती है। दूसरा क्या है, अर्धचालक पदार्थों में वाहकों के अपवाह के कारण से, अर्थात जो मुक्त आवेश होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है, अपवाह तो ड्रिफ्ट होता है, तो उसके कारण से उसी कंसंट्रेशन सांद्रता परिवर्तित होती है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में साम्य अवस्था में वाहकों अर्थात इलेक्ट्रॉन या होल की सांद्रता के मान में कुछ व्यवधान होता है तो इलेक्ट्रॉन या होलों की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित होगी। वास्तव में किसी अर्धचालक में वाहक सांद्रता समय t तथा दूरी x का फलन होती है। कैसे समझ सकते हैं इसको समझने के लिए मैंने एक फिगर इसके अंदर दिया है। इसका क्षेत्रफल a है और इसकी जो लंबाई है वो dx है, जो किसी एक अल्पांश आयतन को व्यक्त करता है, जिसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहकों अर्थात होलों की माध्य सांद्रता इस आयतन में p होल प्रति घन मीटर अर्थात करंट कैरियर क्या है, होल हैं, चार्ज कैरियर होल हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर p होल प्रति घन मीटर। अब माना होल धारा IP दूरी x की फलन है। अब यहाँ इसके अंदर देखते हैं कि इस पॉइंट पर धारा इसमें IP धारा इसमें एंटर करती है। किसी समय t पर x रे पर आयतन अल्पांश में प्रवेश करने वाली धारा IP है, ये IP के लिए लिखा है, तथा सिरे x प्लस dx पे अर्थात इस सिरे पर
इस आयतन अल्पांश से निर्गत धारा IP प्लस DIP है। यदि DP धनात्मक है तो आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड नेट DIP कूलाम आवेश होना चाहिए। अतः आयतन अल्पांश में प्रति सेकंड DIP कूलाम आवेश की कमी होती है, ये इससे निकल जाता है। यदि आवेश वाहक का आवेश Q है तो आयतन अल्पांश ADX जो इसका क्षेत्रफल होगा में आयतन होगा में प्रति सेकंड होलों की संख्या में कमी DIP अपॉन Q होती है। अतः प्रति सेकंड होल सांद्रता प्रति एकांक आयतन में होलों की संख्या में कमी होगी। इसको इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ, DIP अपॉन Q इंटू 1 अपॉन A इंटू DX इक्वल टू 1 अपॉन Q इंटू A DIP अपॉन DX। हम जानते हैं कि धारा घनत्व धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल होती है, अर्थात JP इक्वल टू IP अपॉन A। धारा घनत्व धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसको इससे लिख देते हैं JP इक्वल टू IP अपॉन A। अतः IP इक्वल टू JP इंटू A। IP का ये मान उपयुक्त समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में होलों की संख्या में कमी का मान होता है। उसको इस इक्वेशन की सहायता दे देते हैं, 1 अपॉन QA DIP अपॉन DX। IP का मान रख देते हैं JP इंटू A, तो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलता है 1 अपॉन Q DJP अपॉन DX। ऊष्मीय उत्तेजन द्वारा प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में होलों की संख्या में वृद्धि का मान होता है G इक्वल टू P नोट अपॉन टो P। इस इक्वेशन की सहायता से दे दी जाती है होलों की संख्या में वृद्धि ऊष्मीय उत्तेजन के कारण से। इसके अतिरिक्त पुनर्संयोजन भी होता है, तो पुनर्संयोजन के कारण प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में होलों की संख्या में कमी R इक्वल टू P अपॉन टो P के द्वारा इसको लिख दिया जाता है, जिसको इस इक्वेशन की सहायता से रिप्रेजेंट कर देते हैं। परंतु आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। अतः प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होलों की संख्या में वृद्धि होल सांद्रता में प्रति सेकंड सभी वृद्धियों तथा कमियों के बीजगणितीय योग के तुल्य होना चाहिए, जिसे हम निम्न इक्वेशन से लिख सकते हैं, डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू G माइनस R माइनस 1 अपॉन Q डेल JP अपॉन डेल X। इस इक्वेशन की सहायता लिख सकते हैं, जहाँ ये तापीय उत्तेजन के कारण से उत्पन्न आवेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ इससे पुनर्संयोजन से होने वाली हानि और ये उससे निर्गत जो आवेश होता है उसके कारण से होने वाली हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है। G तथा R का मान उपयुक्त समीकरण में रख देते हैं। इसके अंदर जो पीछे इक्वेशन में G और R की वैल्यू रखी थे, निकाला था, बताया था, तो उस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू P नोट अपॉन टो P माइनस P अपॉन टो P माइनस 1 अपॉन Q डेल JP अपॉन डेल X। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन हमें 2.34 के रूप में इस तरह से मिल जाता है, अर्थात P नोट माइनस P अपॉन टो P माइनस 1 अपॉन Q डेल JP अपॉन डेल X। उपरोक्त समीकरण में आंशिक अवकलज उपयोग में लिए गए हैं क्योंकि P तथा JP दोनों ही समय t के साथ साथ दूरी x के भी फलन हैं। हम यहाँ JP जो पहले हम देख चुके हैं धारा घनत्व के लिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर होलों के लिए होल धारा घनत्व
जब हमने निकाला था तो उस समय ये इक्वेशन लिखा था, जे पी इक्वल टू पी क्यू म्यू पी ई माइनस क्यू डी पी डेल पी अपॉन डेल एक्स। जे पी का ये जो मान है, ये समीकरण 2.34 है, ये ऊपर वाली इक्वेशन, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें जो इक्वेशन है वो इस तरह से मिल जाता है, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू पी नोट माइनस पी अपॉन टो पी माइनस म्यू पी डेल पी ई अपॉन डेल एक्स प्लस कैपिटल डी पी डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देते हैं, 2.35 दे देते हैं। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। समीकरण 2.34 तथा 2.35 आवेग संरक्षण नियम के अनुसार होलों के लिए सातत्य समीकरण कहलाती है। ये जो इक्वेशन है ये होलों के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ इस नियम को इलेक्ट्रॉन के लिए भी अनुप्रयुक्त किया जा सकता है, और जब होल के लिए इसको अनुप्रयुक्त करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर डेल एन अपॉन डेल टी, जैसा कि पीछे इस इक्वेशन के अंदर इसको निकाला था, यहाँ जैसे लिखा था डेल पी अपॉन डेल टी पी नोट माइनस पी अपॉन टो पी माइनस 1 अपॉन क्यू डेल जे पी अपॉन डेल एक्स। यदि एन के लिए करते हैं तो ऐसी स्थिति में डेल एन अपॉन डेल टी इक्वल टू एन नोट माइनस एन अपॉन टो पी प्लस 1 अपॉन क्यू डेल जे पी अपॉन डेल एक्स, जहाँ जो जे पी है, जे एन है, उस जे एन की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन की सहायता से और इसके अंदर लिख दी जाती है। अर्थात जे एन इक्वल टू एन क्यू म्यू एन ई प्लस क्यू डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाली इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ हमें ये इक्वेशन 2.37 के रूप में ये मिल जाती है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए सातत्य समीकरण के रूप में जानी जाती है। तो होल के लिए इक्वेशन 2.35 की ऊपर वाली इक्वेशन है, और इलेक्ट्रॉन के लिए सातत्य समीकरण ये मिल जाती है। अर्थात होल कंसंट्रेशन समय के साथ में, दूरी के साथ में उसके परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने वाली ये इक्वेशन है, और इनको सातत्य समीकरण के नाम से इनको जानते हैं। अब इनको क्या है, विशिष्ट स्थितियों में इनकी स्टडी की जा सकती है। तो पहला तो क्या है कि यदि विद्युत क्षेत्र E का मान क्या कर लें, 0 कर दें, अर्थात इसकी सांद्रता कितनी हो जाए, 0 कर दें, E इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें। और दूसरा क्या है कि कंसंट्रेशन यदि दूरी पर निर्भर नहीं करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करे तो ऐसी स्थिति के अंदर समीकरण 2.35 से जो ऊपर जो इक्वेशन लिखा हुआ है होल के लिए, उससे क्या लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू पी नोट माइनस पी अपॉन टो पी। क्योंकि इसके अंदर ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ जो सेकंड वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, और एक्स पे डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लास्ट टर्म है ये भी 0 हो जाती है, और हमें क्या मिलता है, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू पी नोट माइनस पी अपॉन टो पी मिल जाता है। इस समीकरण को यदि हल करते हैं, इस इक्वेशन को हल करते हैं तो सॉल्यूशन क्या मिलता है, पी माइनस पी नोट इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टो पी। ये इक्वेशन हमें इसके अंदर ये मिल जाती है। तो एक तो क्या हुआ कि इस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन ये मिल जाती है कब, जबकि ई का मान 0 है और जो कंसंट्रेशन है वो दूरी पे डिपेंड नहीं करती, अर्थात एक्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है। दूसरी कंडीशन क्या ले सकते हैं, सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब ये सेकंड कंडीशन, इसके अंदर वो क्या ले सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ई 0 है परंतु जो कंसंट्रेशन है वो समय पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात टी पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए क्या लिख देंगे इसको, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, या डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0 इक्वल टू माइनस पी नोट माइनस पी अपॉन
टो पी प्लस कैपिटल डी पी इंटू डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पी केवल एक्स की फलन है, टी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, इसको उधर ले गए तो ये आ गया डी पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी नोट माइनस पी अपॉन टो पी। डी कैपिटल डी पी को इधर भेजते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब इस समीकरण का दो बार उसको समाकलित कर देते हैं, तो समाकलन से और जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट इस तरह से मिलता है, p माइनस पी नोट इक्वल टू a1 ई रेज टू पावर x अपॉन तो एल पी प्लस a2 ई रेज टू पावर माइनस x अपॉन एल पी, जहाँ a1 a2 कोई कांस्टेंट है और एल पी होलों के लिए विसरण लंबाई है, और इसका मान कितना रहता है, अंडर रूट टो पी इंटू कैपिटल डी पी ये होता है, जिसको विसरण लंबाई के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 235 एंड 2.37 ये होल और इलेक्ट्रॉन सांद्रता के लिए ये क्या आ जाती हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, अर्थात होलों के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की समय और दूरी के साथ में उसकी स्थिति को बतलाती हैं। इन्हें कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।